हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहित सोनी फ्रॉम रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हमारा मैटर का फर्स्ट पार्ट और मैटर के सेकंड पार्ट में हम चल रहे थे, जहाँ पर हमने बात करी थी सेपरेशन टेक्निक्स की। ठीक है, तो सेपरेशन टेक्निक्स में हमने सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड या सॉलिड लिक्विड के मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी बनता है आगे की क्लासेस के लिए, है ना, 10th की क्लास के लिए, जिसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो चैप्टर होगा, उस चैप्टर के अंदर जो बातें होंगी वो किससे रिलेटेड होंगी, आपके केमिकल चेंजेस से रिलेटेड। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है बच्चों, चेंजेस से रिलेटेड। ठीक है, तो चेंजेस का मतलब बच्चों, चेंजेस का नॉर्मल सा मतलब परिवर्तन, जिसको हम बोल सकते हैं। हमारे आसपास हम हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखते हैं, देखते हो ना, यानी बहुत सारे चेंजेस ऐसे होते हैं बच्चों, हर चीज़ में चेंज आप देखते हैं। जैसे मैं बात करूँ, जैसे आप पेपर को कट कर रहे हैं, पेपर को आप कट मतलब जैसे आपका सिंपल पेपर है उसको आप कट कर रहे हैं, तो उसमें भी चेंज आ रहा है। हम खाना खा रहे हैं, खाना हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, ठीक है, उसका डाइजेशन हो रहा है, वो भी क्या हो रहा है, एक तरह से चेंज ही हो रहा है। ठीक है, हमारी हाइट जो है बढ़ रही है ना, टाइम के अकॉर्डिंग हाइट बढ़ रही है, वो भी क्या है, एक चेंज ही है। ठीक है, तो हमारी डेली लाइफ में हम बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। तो इन चेंजेस को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। तो इसी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को बच्चों आज की क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए हमारा टॉपिक क्या है आज की क्लास का, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो मैंने क्या बोला बच्चों कि हमारी लाइफ में, हमारी डेली लाइफ के अंदर जो चेंजेस होते हैं उनको बेसिकली हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। कौन सा, फिजिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस की मैं सिंपल सी बात करूं अगर बच्चों के, अगर किसी मैटर या किसी सब्सटेंस के अंदर, मैटर के अंदर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या हो गया बच्चों, जैसे उसकी स्टेट है, उसकी कलर है, उसका टेक्सचर है ना। अगर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है तो वो क्या होगा, फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंजेस की अगर बात करें तो अगर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग है, पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, नए बॉन्ड बन रहे हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ एटम्स का अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। तो ऐसे चेंजेस, केमिकल चेंजेस अगर होते हैं तो आपका क्या होगा, केमिकल चेंज। आरी बस हम तो पहले डिस्कस करते हैं बच्चों फिजिकल चेंज के बारे में। देखिए क्या लिखा हुआ है, सम काइंड ऑफ चेंज ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द मैटर व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू एनर्जी चेंजेस। ऑलमोस्ट ऑल द चेंजेस एक्सेप्ट न्यूक्लियर चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू अंडर टू हेडिंग्स। दीज आर एज फॉलोज फिजिकल चेंज। तो देखो बच्चों, हमने इसमें क्या लिया है, फिजिकल चेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं बच्चों किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, हम बात कर रहे हैं किसकी, फिजिकल चेंज की। फिजिकल चेंज की डेफिनेशन क्या अभी मैंने बताया। फिजिकल चेंज का मतलब क्या होगा, ऐसे चेंजेस जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स कलर, टेक्सचर, साइज, शेप, ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। लाइक मैं यहाँ पर बात करूँ, मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, मेरे दो हाथ हैं, दो पैर है, दो आंखें हैं, मेरा कलर कैसा है, ये सारे मेरा कलर वगैरह, ये सब किस में आ गए, मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज, मैं तो वही रहूँगा, लेकिन मेरी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है इनके अंदर अगर चेंज आता है तो वो क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। मैं कोई जो मैं हूँ उससे कोई नई चीज़ थोड़ी बनेगी, मैं तो वही रहूँगा, लेकिन मेरी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो उसमें चेंज आ रहा है, तो वो कैसा है, फिजिकल चेंज ही है। ठीक है, देखिए बच्चों, अ चेंज विच अल्टर्स सम स्पेसिफिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर लाइक स्टेट। फिजिकल प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, स्टेट हमें पता है, दे आर बेसिकली 3 टाइप्स की स्टेट होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो उस स्टेट के अंदर चेंज आ रहा है तो भी कैसा होगा, फिजिकल चेंज होगा। नेक्स्ट बात करें टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब बच्चों क्या होता है, टेक्सचर का मतलब होता है सरफेस जैसे स्मूथ है या हार्ड है ना। नेक्स्ट है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक कंडीशंस और इट्स कलर, विदाउट कोई कलर वगैरह में या फिर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक कंडीशंस में चेंज आ जाए तो ये भी क्या होगा, आपका फिजिकल चेंजेस में आएगा। विदाउट कॉजिंग एनी चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों के, उनके मॉलिक्यूल्स या एटम्स के कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा। इट्स कॉल्ड फिजिकल चेंज प्रोवाइडेड इट गेट्स रिवर्स्ड इफ द कोज प्रोड्यूसिंग द चेंज इज रिमूव्ड। अगर चेंज होने वाले कारणों को हटा दिया जाए तो जिसमें चेंज आया है वो क्या हो सकता है, वापस रिवर्स भी हो सकता है। यानी जो सब्सटेंस के अंदर चेंज आया उसको हम वापस रिवर्स भी
कर सकते हैं। जैसे सिंपल सी बात करूँ बच्चों में, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, रबर बैंड को अगर मैं खींचते हैं या मैं खींचूँ उसको, रबर बैंड को अगर स्ट्रेच करूँगा, खींचूँगा, तो उसका जो साइज पहले छोटा था वो साइज क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, एक लिमिट तक क्या होगा, वो स्ट्रेच होगा, जिसको हम बोलते हैं उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, एक लिमिट तक क्या होगा बच्चों, वो खींचेगा। उसके बाद जैसे ही आप जो ये यहाँ पर आपने क्या किया, उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, जैसे ही उसको आप रिमूव करते हो तो वापस वो अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। इट्स मीन ये क्या हुआ, वापस वो अपनी रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ, जिसमें वो वापस अपने इनिशियल कंडीशन में आ जाएगा रबर। ठीक है, रबर बैंड जिसको बोल सकते हैं। फॉलोइंग पॉइंट्स नीड स्पेशल कंसिडरेशन। कुछ पॉइंट्स है बच्चों, जो फिजिकल चेंज जब होता है तो उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है फिजिकल चेंज होगा, या हम बोल सकते हैं फिजिकल चेंज के अंदर ये पॉइंट जो है फॉलो होते हैं। क्या है, नो न्यू और डिफरेंट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। अभी मैंने मेरा एग्जांपल देके बताया था बच्चों कि मेरी बॉडी के अंदर अगर मैं बात करूँ, मेरे 2 हाथ, एक हाथ टूट गया है ना, एक हाथ टूट गया, ये तो क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ ना। ये मेरी 2 हाथ है मेरे, तो ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है मेरी। तो फिजिकल, एक हाथ टूट गया है तो इसका मतलब क्या हुआ है, फिजिकल चेंज आया है। तो फिजिकल चेंज आया, इसका मतलब मैं तो वही हूँ ना, इसका मतलब ये यही बोलना चाहिए, यही बोलना चाह रहा है कि नो न्यू और डिफरेंट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, कि जब भी फिजिकल चेंज होगा बच्चों तो कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा, जो आपका प्रोडक्ट है वही रहेगा, उसके अंदर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, चेंज आएगा। द कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स अनअल्टरेट, यानी उनका जो मॉलिक्यूल्स का या एटम्स का, आप बोल दीजिए कि एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो तो वही है, वो चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल दे रखा है बच्चों, आइस मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर, इन दिस एग्जाम्पल ओनली द अपीयरेंस। आइस जब किस में चेंज होता है बच्चों, वाटर में चेंज होता है, तो आइस तो आपका वही है, बस उसका अपीयरेंस, यानी वो सॉलिड स्टेट में था, वो चेंज हो रहा है वाटर में, तो कौन सी स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में। तो इन दिस एग्जांपल ओनली द अपीयरेंस स्टेट ऑफ मैटर हैज चेंज्ड फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, हाउएवर द कंपोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ice of or water remains same, that is for every 1 gram of hydrogen there is 8 gram of oxygen required। तो ये कहना चाह रहा है बच्चों, आइस के अंदर या वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, हमें पता है ना, वाटर जो है किससे मिलकर बना हुआ है, H2O, और यहाँ पर बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो अगर मैं देखूँ तो हम क्या लिखते हैं, 1:8 बाय मास। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो किस रेशियो में होता है बच्चों, 1:8, 1:8 बाय मास। इट्स मीन यहाँ पर जो है 1 ग्राम अगर मैं लेके चलूँ ग्राम की, तो 1 ग्राम तो हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम क्या होगा, ऑक्सीजन। तो इनका जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन है, जो मॉलिक्यूल्स का कंपोजिशन है वो तो फिक्स होगा, लेकिन इनकी स्टेट में चेंज आ जाएगा। स्टेट मीन्स जहाँ सॉलिड स्टेट थी आइस की, वहाँ पर वाटर जो है किस में हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में। इट्स मीन कैसा चेंज होगा, फिजिकल चेंज होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द चेंज इज टेम्पररी एंड रिवर्सिबल, और जो फिजिकल चेंज होता है बच्चों कैसा होता है, वो टेम्पररी होता है, और कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है, कोई परमानेंट चेंज नहीं होगा। फिजिकल चेंज कैसा होता है, टेम्पररी एंड रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मीन्स अगर चेंज आने की कंडीशंस को या चेंज आने के रीज़न को अगर हटा लिया जाए तो वापस वो अपना हमारा प्रोडक्ट जो है अपनी इनिशियल पोजीशन में आ सकता है। ठीक है, इट मीन्स द चेंज कैन बी रिवर्स्ड बाय अल्टरिंग द कॉजेज विच प्रोड्यूस द चेंज। द वाटर फॉर्म्ड फ्रॉम आइस कैन बी चेंज्ड बैक टू आइस बाय प्लेसिंग इट इन अ फ्रीजिंग मिक्सचर, अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड कॉमन सॉल्ट। तो सीधी सी बात है, आपके पास वाटर जो बन रहा है तो आप चाहते हो कि वापस वो आइस में कन्वर्ट हो जाए, तो आप क्या कर दो, उसको फ्रीज कर दो। फ्रीज करेंगे तो वापस किस में चेंज हो जाएगा, आइस में। रिवर्स कर सकते हैं ना, और रिवर्स कर सकते हैं, इसका मतलब वो कैसा चेंज है बच्चों, फिजिकल चेंज है। नोट लगा के लिखा हुआ है बच्चों, ऑन अल्टरिंग द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस द चेंज विच गेट रिवर्स्ड इज अ फिजिकल चेंज। अगर हम क्या करें, एक्सपेरिमेंट के अंदर जो चेंज होने की कंडीशंस है उनको हम क्या कर दें, अल्टरेट कर दें, उनमें कुछ हेर बदल कर दें, तो क्या होगा, और वो जो हमारा प्रोडक्ट है वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाता है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, या रिवर्स्ड हो जाएगा, तो उसको क्या बोल रहे हैं, फिजिकल चेंज। ठीक है, देयर इज नो नेट गेन और लॉस ऑफ एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों कि जब भी फिजिकल चेंज होगा तो क्या होगा, ना तो कोई एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा, ना ही कोई एनर्जी रिलीज होगी। बात समझ रहे हो, यानी ना तो कोई एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा, ना ही एनर्जी रिलीज होगी। यानी जो आपका
एनर्जी है वो क्या होगी, ना तो कोई कम होगी ना ही ज़्यादा होगी, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट अ फिजिकल चेंज इज जनरली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी is equal to the amount of energy required to reverse the change. Thus there is no net energy changes involved. यानी एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। या सीधी से आप बात बोलो, कोई किसी सिस्टम में फिजिकल चेंज लाने के लिए अगर आप जो एनर्जी दे रहे हो, है ना, एनर्जी अगर दे रहे हो, तो अगर सिस्टम वापस रिवर्स हो रहा है, सिस्टम वापस अपने इनिशियल पोजीशन में आ रहा है, तो वापस उतनी ही एनर्जी क्या करेगा, रिलीज कर देगा। तो इसका मतलब एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। तो फिजिकल चेंज जब होंगे तो वहाँ पर एनर्जी के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। एग्जाम्पल दे रखा है बच्चों, 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस ऑन चेंजिंग इनटू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस नीड्स 2260 जूल ऑफ हीट। मतलब ये क्या बोल रहा है, इतने टेम्परेचर पर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 1 ग्राम वाटर को किस में चेंज होने के लिए, स्टीम में चेंज होने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है बच्चों, 2260 जूल एनर्जी की। मतलब उस टाइम में हम क्या कर रहे हैं कि आपका जो वाटर है स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए इतनी एनर्जी हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मैं आपसे बोलूँ, स्टीम वापस कंडेंस होके किस में चेंज हो रही है बच्चों, लिक्विड में। तो स्टीम जो है कंडेंस होकर वापस चेंज होगी किस में, लिक्विड में। तो उतना ही अमाउंट में जो है एनर्जी वापस रिलीज करेगी। तो इसका मतलब जितनी एनर्जी हमने दी थी उतनी ही एनर्जी वापस मिल जाएगी। तो जितनी एनर्जी दी उतनी एनर्जी वापस मिल रही है। इसका मतलब एनर्जी कहीं पर लॉस या गेन हुई है क्या, गेन तो हुई है, लेकिन कहीं नुकसान नहीं हुआ है। एनर्जी जो है कहीं पर गई नहीं है, जितने अमाउंट में दी थी उतने अमाउंट में वापस मिल गई है। तो एनर्जी क्या हुई है यहाँ पर, कंजर्व हुई है। तो देखिए क्या लिखा है, देन 1 ग्राम ऑफ स्टीम एट 1 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस ऑन चेंजिंग इनटू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस गिव्स आउट। तो इतने ही अमाउंट में एनर्जी जो है वो वापस क्या होगी, दे देगा, 2260 joules of heat energy, thus the net energy change is 0। तो एनर्जी चेंज क्या हुआ, 0। भाई एनर्जी चेंज कैसे निकालते हैं, अगर कम ज़्यादा होगा तो हम क्या कर सकते थे, एनर्जी चेंज निकाल सकते थे बस इस केस में, बट इस केस में कोई एनर्जी चेंज नहीं होगा। दैट इज क्लियर। आगे देखिए, देयर इज नो चेंज इन द वेट ऑफ सब्सटेंस। तो सब्सटेंस के अंदर कोई वेट, मतलब सब्सटेंस का जो वेट है, अगर फिजिकल चेंज उसके अंदर हो रहा है तो उसके अंदर जो वेट है सब्सटेंस का, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। सिंपल सी बात करूं, मैंने बोला आपके पास एप्पल है ना, एक एप्पल है और उस एप्पल का वेट किया मैंने, वेट जो है एप्पल का कितना आया आपके पास, सपोज 100 ग्राम जो है एप्पल का वेट आया, या 200 ग्राम मान के चलिए, ठीक है। एप्पल है, एप्पल का वेट जो है कितना लिया, 200 ग्राम, ठीक है। 200 ग्राम इसके पीस, मैंने बोला कि इसके आप 4 पीस या 8 पीस कर दीजिए। आपने एक नाइफ लिया, चाकू लिया, चाकू से उसको क्या किया, 8 पीसेस उसके कर दिए, 8 पीसेस कर दिए। उसके बाद मैंने आपसे बोला इन 8 पीसेस का वापस आप वेट कीजिए। तो 8 पीस का वापस वेट करेंगे तो वेट कितना आएगा बच्चों, इतना ही तो आएगा जितना था, 200 ग्राम ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई फिजिकल चेंज के अंदर क्या होगा, वेट के अंदर चेंज नहीं आएगा। वेट या मास केमिस्ट्री के अंदर दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। तो उसमें चेंज नहीं होगा। देयर इज नो चेंज इन द वेट ऑफ सब्सटेंस ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज, इट इज ओनली द एनर्जी विच इज एडेड और रिमूव्ड। नो मैटर इज एडेड ड्यूरिंग a physical change. Similarly, no matter is removed during a physical change, therefore mass of the substance remains same। इसका मतलब हम हमारे मैटर के अंदर या सब्सटेंस के अंदर कोई एक्स्ट्रा वेट जो है ऐड नहीं कर रहे हैं, या उसमें से एक्स्ट्रा वेट हटा नहीं रहे। हमारे पास वेट जो है वो तो सेम है। हाँ, एनर्जी आप दे रहे हो तो उतने ही अमाउंट में एनर्जी आपको मिल जाएगी, तो क्या होगा, वहाँ पर एनर्जी कंजर्व रहेगी, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, यहाँ पर बच्चों कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं फिजिकल चेंजेस के, और उनमें चेंज कैसे कैसे आ रहा है उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला लिखा हुआ है बच्चों, स्विचिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक बल्ब जब स्विच करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, जब ये हमारे बल्ब स्विच होते हैं, तो स्विच होंगे तो क्या होगा, बल्ब जो है ग्लो करता है। ग्लो कर रहा है तो उसके अंदर कोई केमिकल चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो देखिए क्या लिखा, द बल्ब ग्लोज एंड गिव्स आउट हीट एंड लाइट एनर्जी, द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द बल्ब चेंजेस। जो बल्ब है उसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या होगी, चेंज होगी, लेकिन कोई नया सब्सटेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट, रबिंग अ परमानेंट मैग्नेट ऑन अ स्टील रोड। तो बच्चों, स्टील की रोड है या फिर लोहे की रोड है, उस पर आप मैग्नेट, लोहे की रोड से तो मैग्नेट
चिपक जाएगी, है ना। या स्टील की रोड है, या सीधी सी बात है अगर दो चीज़ों को आपस में रब करते हैं तो हमें पता है उसमें मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, ठीक है। होता है ना, स्केल से वो क्या होगा, स्केल को आप कंटिन्यूसली रब करते हो, उस पर कागज़ छोटा सा पेपर अगर स्ट्राइक करते हो, चिपकाते हो तो वो चिपक जाता है। इसका मतलब उसमें क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जनरेट हो जाती है। तो एक्चुअल में वो भी क्या है, एक फिजिकल चेंज का ही एग्जांपल है। सिमिलरली यहाँ पर जो एग्जांपल दे रखा है, रबिंग अ परमानेंट मैग्नेट ऑन ए स्टील रोड, द स्टील रोड गेट्स मैग्नेटाइज्ड इफ इट इज ब्रॉट नियर आयरन नेल, दे गेट अट्रैक्ट। अगर वो स्टील की रोड है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जनरेट हो जाएंगी, अगर आप उसको लोहे की छोटी छोटी कीलों के पास लेके जाते हो तो वो क्या होंगी, उनसे चिपक जाएगी, गेट अट्रैक्ट हो जाएगी, उसके थ्रू जो है अट्रैक्ट हो जाएगी। तो क्या हुआ बच्चों, इसमें द स्टील रोड एक्वायर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अट्रैक्टिंग पीसेज ऑफ आयरन। तो ये भी एक तरह का क्या है बच्चों, आपके फिजिकल चेंज ही है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, एक्शन ऑफ हीट ऑन आयोडीन। सब्लिमेशन प्रोसेस हमने पढ़ा है बच्चों अच्छे से, है ना। सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो आपका सॉलिड जो है वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस में या स्टीम में, ठीक है। और उस स्टीम को वापस कंडेंस करें बच्चों, तो वापस कंडेंस करेंगे तो क्या होगा, आपके पास जो सब्सटेंस था जो डायरेक्ट कन्वर्ट हुआ है सॉलिड से स्टीम में या गैस में, वो वापस आपको मिल जाता है ना। सब्लिमेशन प्रोसेस पढ़ा है ना, सॉलिड जो है बिना लिक्विड में चेंज हो, सॉलिड स्टेट डायरेक्ट अगर चेंज होती है गैसेस स्टेट में तो वो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो आयोडीन क्या है, एक तरह से आयोडीन बताया था वहाँ पर पढ़ाया था तब, आयोडीन क्या है, सब्लाइम सब्सटेंस है। ये जो है लिक्विड में चेंज हुए बिना सीधे किस में चेंज हो जाता है बच्चों, गैसेज में। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द ब्राउनिश ग्रे क्रिस्टल्स ऑफ आयोडीन चेंजेस टू फॉर्म वायलेट vapors. On cooling the vapors condense on cooler part of the test tube to form crystal। तो ये सब्लिमेशन प्रोसेस ही बता रहा है बच्चों। जब हम क्या करेंगे, आयोडीन को आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में लिया, इसको मैं इधर समझा देता हूँ। जैसे चाइना डिश में लिया था हम, आयोडीन को अगर मैं लेता हूँ, यहाँ पर क्या करते हैं हम, फ्लास्क को इन्वर्टेड करके लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर जब आयोडीन जो है जैसे जैसे बर्न होगा तो इसकी फ्यूम्स बनेगी। यहाँ पर कॉटन लगा दी, जो फ्यूम्स जो है जितनी भी कलेक्ट हो जाएगी गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। गैस में कन्वर्ट होने के बाद आप उसको कूल करते हैं, कंडेंस करते हैं, तो वापस आपको क्रिस्टल्स की फॉर्म में क्या मिल जाएगा, आयोडीन मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, उसकी स्टेट में ही तो चेंज हो रहा है, सॉलिड से वो गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस वापस सॉलिड्स में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब स्टेट में चेंज हो रहा है। इसका मतलब कौन सा चेंज है बच्चों, इट्स मीन इट इज़ अ फिजिकल चेंज। तो देखिए, चेंज इन स्टेट एंड कलर, किस में चेंज हो रहा है, उसकी स्टेट में और कलर में। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, डिसॉल्विंग ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर। तो सॉल्ट को आप पानी में मिक्स कर रहे हैं ना, नमक पानी में मिक्स कर रहे हैं या सॉल्यूशन बना रहे हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो वो भी कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज ही है ना। आपने 4-5 नमक अच्छे से जो है पानी में डिसॉल्व कर दिए, घोल दिया उसको, तो सॉल्यूशन तो बन गया आपका। अब आप बोलोगे सर सॉल्ट सॉल्यूशन जो है फिजिकल चेंज कैसे है। अरे भाई, उस सॉल्ट सॉल्यूशन को, जो पानी वाला सॉल्यूशन है, नमक का पानी है, उसको आप गर्म रख दो, धीरे 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 वाटर वेपर जो है क्या हो जाएंगी, इवेपोरेट हो जाएंगी, वेपर्स बन जाएंगी उनकी। वेपर्स में कन्वर्ट, बॉईल करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट आने के बाद जो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, वेपर्स में कन्वर्ट होंगी तो पीछे आपके क्या बच जाएंगे, सॉल्ट जो है वो क्रिस्टल्स फॉर्म में बच जाएगा, ठीक है। The white crystalline salt disappear in water. However, the water test is exactly like common salt. Moreover, common salt can be recovered by evaporation. कॉमन सॉल्ट को हम किस प्रोसेस से रिकवर कर सकते हैं, इवेपोरेशन प्रोसेस से। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, चेंज इन स्टेट। क्लियर है, आगे देखते हैं। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कुछ फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल और याद रखने हैं बच्चों आपको, लाइक फॉर्मेशन ऑफ ड्यू, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो क्रिस्टलाइजेशन शुगर सॉल्यूशन का मैंने बताया था आपको कि शुगर सॉल्यूशन में भी हम क्या कर सकते हैं, शुगर सॉल्यूशन जो है उसको अच्छे से अगर हीट करें तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन रहा है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर वापस कूल करें, क्रिस्टलाइजेशन करवाएं, तो आपको क्या मिल जाएंगे, शुगर के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। वो भी क्या है, एक फिजिकल चेंज ही है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ये भी क्या है आपका फिजिकल चेंज, ठीक है। रिंगिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल, ये भी फिजिकल चेंज में आता है। फ्रीजिंग ऑफ आइसक्रीम, फिजिकल चेंज। सब्लिमेशन ऑफ कैम्पुर, जैसे आयोडीन का एग्जांपल लिया था वैसे ही कैम्पुर का है। ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास पैन, ये भी क्या है आपका फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ वैक्स फिजिकल। बच्चों ये बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स और बर्निंग ऑफ वैक्स,
देखो वैक्स जो होती है ना, मोम जो है वो मेल्ट हो रही है, पिघल रही है, तो ये तो है फिजिकल और चेंज। जैसे हमारे पास कैंडल जो होती है, देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास ये जो कैंडल है, तो बच्चों ये कैंडल क्या है, ये जो यहाँ पर बत्ती जिसको हम बोलते हैं ना, ये तो है इसकी विग। ये क्या है बच्चों, इसकी विग। ठीक है, तो ये जो बर्न हो रही है बच्चों, ये विग जो बर्न हो रही है ना, ये धागा जो जल रहा है यहाँ पर, ये धागा जो जल रहा है, ये तो कैसा चेंज है, केमिकल चेंज। ये तो कैसा चेंज है, केमिकल चेंज। लेकिन यहाँ पर इसकी हीटिंग प्रोसेस से ये जो वैक्स है, ये हमारी मोम जो है ना, तो ये वैक्स जो मेल्ट हो रही है ना बच्चों, ये वैक्स मेल्ट हो रही है, तो ये तो है आपका फिजिकल चेंज। ये कैसा चेंज है आपका, फिजिकल चेंज। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स की अगर बात करें तो ये तो मतलब कुछ प्रोसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दोनों साथ साथ भी हो सकता है ना। तो बर्निंग ऑफ कैंडल में जो आपके विक है ना, जो धागा है जो बर्न हो रहा है, जो जल रहा है, वो तो क्या है, केमिकल चेंज में आ रहा है। बर्निंग से रिलेटेड जो भी चेंज होते हैं बच्चों, वो किस में होगा, आपका केमिकल चेंजेस के अंदर। और यहाँ पर जो वैक्स है हमारी, जो मोम है ना, वैक्स जो है वो मेल्ट हो रही है, वो पिघल रही है, वो कैसा चेंज है आपका, फिजिकल चेंज है। अब इस जो पिघली हुई मोम है उसको वापस अगर मैं ठंडा करूँ तो वापस आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको वैक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी बच्चों किसकी, फिजिकल चेंज की। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल चेंज। तो सीधी सी बात है, केमिकल चेंज अगर होगा तो केमिकल चेंज यानी जो आपका सब्सटेंस है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक उसके एटम्स का अरेंजमेंट, मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट, उसका कंपोजिशन, इंटरनली कंपोजिशन कैसा है, उसके अंदर चेंजेस आता है, तो क्या होगा बच्चों, केमिकल चेंज होगा। ठीक है, और केमिकल चेंज जब भी होगा बच्चों तो नया प्रोडक्ट, नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी। स्टेट के अंदर चेंज होगा तो स्टेट भी चेंज हो सकती है, लाइक गैसेस थी वो कन्वर्ट हो सकता है लिक्विड में। जैसे हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं बच्चों, H2 क्या है, गैसेस स्टेट में, प्लस O2 ये क्या है, गैसेस स्टेट में। क्या बनेगा बच्चों, H2O। तो H2O किस स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन गैसेस स्टेट में था, ऑक्सीजन गैसेस स्टेट में, लेकिन जो बन रहा है वो वाटर है, वो कौन सी स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है, इनकी प्रॉपर्टीज अलग हैं, और जो प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पर देखो रिएक्शन, यहाँ पर ये जो है केमिकली आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है ना। केमिकली आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं बच्चों उनको कहा जाता है रिएक्टेंट्स। केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं, या हम बोल सकते हैं द सब्सटेंसेस विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज रिएक्टेंट्स, एंड द सब्सटेंस विच फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज प्रोडक्ट। तो बच्चों यहाँ पर जो H2 प्लस O2 है वो तो क्या है आपके रिएक्टेंट, और H2O जो है क्या है, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है उनकी स्टेट्स देखिए आप, चेंज है। यहाँ पर जो है गैसेज है, और यहाँ पर क्या है आपका लिक्विड है ना। तो स्टेट के अंदर चेंज हो रहा है। जो प्रॉपर्टीज है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन क्या है बच्चों, एक कंबस्टिबल गैस है। ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन जो है कंबशन में हेल्प करती है, कोई भी चीज़ बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बर्न नहीं हो सकती। तो ये दोनों तो जो है बर्निंग प्रोसेस में हेल्प कर रही है। हाइड्रोजन बोले कंबस्टिबल गैस है, ऑक्सीजन जो है क्या कर रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही कोई भी सब्सटेंस जो है बर्न होता है। तो ये दोनों तो आग लगाने का काम कर रहा है, जबकि वाटर जो बन रहा है वो क्या कर रहा है, आग बुझाने का काम कर रहा है। वाटर क्या कर रहा है, आग बुझाने का काम कर रहा है। तो प्रॉपर्टीज में भी चेंज आ रहा है ना। इनके कंपोजिशन की बात करें तो उसमें भी चेंज आ रहा है। अगर मैं इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की केमिकली रिएक्शन करवा रहा हूँ तो प्रोडक्ट भी आपको नया मिल रहा है। तो ये किस टाइप के चेंज में आता है बच्चों, केमिकल चेंज के अंदर आता है। ठीक है, तो केमिकल चेंज सबसे पहले तो आपको नया प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। सेकेंड हम बात करते हैं ये रिवर्सिबल होता है या इरिवर्सिबल होता है। तो जनरली आपका जो केमिकल चेंज है वो कैसा होगा, इरिवर्सिबल होगा। ठीक है, अब आगे
आगे क्लासेस में आप देखोगे बच्चों केमिकल रिएक्शंस को हम बहुत टाइप से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसके अंदर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों टाइप की केमिकल रिएक्शंस आती है, ठीक है। तो जनरली हम बात करें तो ये कैसा होता है, केमिकल चेंज जो है कैसा होगा, इरिवर्सिबल होगा। अब बात करते हैं टेम्परेरी और परमानेंट की। तो हमारा जो फिजिकल चेंज था वो कैसा था, टेम्परेरी था, और केमिकल चेंज जो होगा वो कैसा होगा बच्चों, परमानेंट होगा, ठीक है। क्लियर है। इसका मतलब परमानेंट का मतलब अगर हम जिन कंडीशंस से या जिन कंडीशंस के कारण से जो चेंज आया उसको अगर हटा भी दें तो आपको वापस जो है इनिशियल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। इतनी बातें क्लियर है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें बच्चों, chemical change, the change which alters the specific properties of a material by bringing about a change in its molecular composition followed by a change in state is called a chemical change। यानी उसके molecular composition में change आ रहा है, ठीक है, उसकी state के अंदर change आया, state के अंदर तो change आ ही रहा है, लेकिन molecular composition या arrangement of atoms या फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, ये सब किस में आते हैं बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं, इनके अंदर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब चेंज आपका कैसा होगा, केमिकल चेंज होगा। फॉलोइंग पॉइंट्स नीड स्पेशल कंसिडरेशन। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है वापस, जैसे हमारे फिजिकल चेंजेस के अंदर थे वैसे ही यहाँ पर केमिकल चेंजेस के अंदर है। फर्स्ट है अ केमिकल चेंज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर न्यू प्रोडक्ट। तो अभी मैंने बताया आपको कि फिजिकल चेंज केमिकल चेंज जब होगा तो एक या एक से ज़्यादा नए प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। लाइक देखिए क्या लिखा हुआ इसमें, द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन द ओरिजिनल सब्सटेंस, दस द कंपोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस। अभी मैंने एग्जाम्पल बताया आपको बच्चों, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो है रिएक्ट करके वाटर बना रही है, तो H2 प्लस O2 आपस में रिएक्शन किया और क्या बना बच्चों, वाटर बना। तो इसकी प्रॉपर्टीज से क्या होगी, बिल्कुल ही डिफरेंट होगी। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल और लिख रखा है, हीटिंग ऑफ शुगर, शक्कर जो होती है उसको आप हीट करते हैं, गर्म करते हैं, है ना। घर पे ट्राई करना, लेकिन इतना मत कर देना कि ना शक्कर का नुकसान करने लग जाओ तुम लोग। आप छोटी सी प्लेट में, छोटी सी जो हमारे पास प्लेट होती है उसमें आपने थोड़ी सी शक्कर डालोगे, उसको बिल्कुल कम आंच पे धीरे धीरे गर्म होने दें। गर्म होने दोगे तो उसमें से जो वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं वो सारे उसमें से निकल जाएंगे, और जो आपकी शुगर है वो धीरे धीरे ब्राउन होते होते किस में आ जाएगी, ब्लैक कलर में। यानी हम बोल सकते हैं शक्कर जो है जल जाएगी। जलने के बाद उसमें से जितनी भी चीज़ें हैं वो बाहर निकल जाएगी, है ना। वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं उसमें, ठीक है। ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह जो है बाहर निकल जाएंगे। जो आपके पास पीछे शुगर बचेगा वो जो होगा प्योर कार्बन, जिसको बोल सकते हैं ब्लैक कार्बन, वो बचेगा, ठीक है। तो वो भी एक तरह से क्या है बच्चों, केमिकल चेंज ही है। व्हेन शुगर इज जेंटली हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब, यहाँ पर जो हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस बेस पे हम जो शुगर है वो किस में ले रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में। तो बच्चों हमने क्या ली, एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर क्या ऐड कर दिया, शुगर, ठीक है। इट ग्रेजुअली चेंजेस टू ब्राउन कलर गिविंग a large amount of steamy fumes in the end of black mass is left which consists of carbon। तो बच्चों धीरे धीरे ये क्या होगा, जो शुगर है ब्राउन कलर की होगी तो धीरे धीरे वो जो है ब्लैक कलर का रेजिड्यू या हम बोल सकते हैं अवशेष जो है पीछे बच जाएगा। मास इज लेफ्ट विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन, जिसमें क्या होगा, आपके कार्बन होगा। दस न्यू सब्सटेंस विच इज कार्बन एंड वाटर स्टीम आर फॉर्म्ड, और नया सब्सटेंस क्या बनेगा, कार्बन एंड स्टीम। तो देखिए बच्चों, शुगर को हम क्या कर रहे हैं, हीट, यहाँ पर लिखा हुआ है हीट। अगर हीट कर रहे हैं तो कार्बन और स्टीम का फॉर्मेशन हो रहा है ना। क्या बन रहा है, कार्बन और स्टीम बन रहा है। तो यहाँ पर जो है ये तो आपका क्या हुआ, रिएक्टेंट, और ये क्या बन गया, आपको प्रोडक्ट मिल गए, ठीक है। आर फॉर्म्ड इन दिस चेंज द अरेंजमेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर बच्चों जो शुगर के कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अरेंजमेंट, सी देखो शुगर का फॉर्मूला लिखें तो क्या होगा बच्चों, C6H12O6। तो यहाँ पर अरेंजमेंट देख रहे हो आप, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, तो इनका अरेंजमेंट, इनका मॉलिक्यूलर कंपोजिशन है, ये चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसमें केमिकल चेंज हो रहा है। तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ब्रेक्स, द हाइड्रोजन ब्रेक्स, तो ये क्या होते हैं, इनका जो कंपोजिशन है वो टूटता है, ब्रेक होता है बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग। फिर क्या होगा,
द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम सेपरेट फ्रॉम कार्बन एटम्स एंड ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म वाटर। तो कार्बन, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ये वाटर मॉलिक्यूल्स हटेंगे तो और ये ज्वाइन होकर क्या बना लेंगे, H2O, वाटर। स्टीम भी तो किसकी फॉर्म है, वाटर की फॉर्म है ना, तो H2O ये क्या बना लेंगे, स्टीम की फॉर्म बना लेंगे और पीछे क्या बच जाएगा आपका, कार्बन बच जाएगा। कार्बन एटम्स एंड ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म वाटर। द कार्बन एटम्स आर सेट फ्री एंड आर लेफ्ट एज ब्लैक रेजिड्यू, और जो कार्बन एटम्स है वो एज अ रेजिड्यू, अवशेष जो है बच जाएगा। ठीक है, तो ये भी कैसा चेंज है बच्चों, एक केमिकल चेंज में ही आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द वेट ऑफ द सब्सटेंस अंडरगोइंग केमिकल चेंज यूजुअली चेंजेस। समझना बच्चों इस चीज को, हम बोल सकते हैं कि भाई आपके पास जो केमिकल चेंज आ रहा है ना, केमिकल चेंज होने पर तो एक्चुअल में होगा क्या कि जो आपका पहले सब्सटेंस था, पहले जो आपका रिएक्टेंट था, जो पहले आपका सब्सटेंस था, उसका वेट करें और चेंज आने के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है उसका वेट करें तो आपको चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन प्रोडक्ट चेंज होने के बाद उसके जो एक्स्ट्रा अमाउंट में जैसे एनर्जी वगैरह या फिर स्टीम वगैरह निकली है या वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह निकले हैं, अगर हम उनको ऐड कर दें तो जितना रिएक्टेंट का वेट था उतना ही प्रोडक्ट का वेट होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं वेट कांस्टेंट किया जा सकता है। वेट लॉस जो हो रहा है दोनों को हम बोल सकते हैं भाई चेंज तो आ रहा है, लेकिन जो कंडीशन जो हमने चेंज आ रहा है उसके बाद जो एक्स्ट्रा में जो चीज़ें बन रही है ना, उसको भी हम कैसे भी कलेक्ट करके अगर उसके साथ ऐड करें प्रोडक्ट के साथ, तो इसका मतलब चेंज वहाँ पर वेट जो है वो क्या हो सकता है, बैलेंस हो सकता है। रिएक्टेंट का जितना वेट था वो प्रोडक्ट के वेट के इक्वल हो सकता है। और यूजुअली देखा जाए तो क्या होगा, वेट में चेंज आएगा ही, है ना। जैसे अभी यहाँ पर बात करें, जैसे हम कार्बन तो बन ही रहा है यहाँ पर, अब आप जितना शुगर आपने लिया था उस शुगर का वेट करें और यहाँ पर कार्बन जो बन रहा है उसका वेट करें तो वेट में चेंज आएगा। लेकिन यहाँ जो स्टीम फॉर्म हो रही है, अगर इस स्टीम का वेट भी मैं कैसे ही किसी ना किसी मेथड से अगर स्टीम का वेट जज कर लूँ कि इतनी स्टीम जो है वो बनी है और इस स्टीम को ऐड कर दूँ जो आपका कार्बन बना है उसके साथ, इन दोनों का वेट करूँ तो ये वेट इक्वल होगा किसके, शुगर। आ रही है बात समझ में, क्लियर है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द वेट ऑफ द सब्सटेंस अंडरगोइंग केमिकल The weight of the substance undergoing chemical change usually changes during the heating of sugar. The weight of the black residue is far less than the actual weight of the sugar. अभी मैंने बताया आपको कि शुगर के एक्चुअल वेट से उस कार्बन का वेट जो है वो क्या होगा, कम ही होगा। However, this is an apparent change in weight. हाँ, ये कैसा है, एक apparent change का in weight का मतलब आभासी जो है, इमेजिनरी जिसको बोलते हैं, ये आभासी क्या है, एक वेट में चेंज आ रहा है। बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, इफ वी टेक द वेट ऑफ स्टीम इनटू अकाउंट एंड ऐड टू इट द वेट ऑफ कार्बन, देन टोटल वेट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ शुगर क्रिस्टल। अगर हम क्या करें कि जो स्टीम बन रही है उसका वेट कैलकुलेट करके जो आपका कार्बन है उसके वेट में ऐड कर दें तो ये वेट इक्वल आएगा किसके बच्चों, शुगर के। Thus, strictly speaking, the total weight of substance taking part in a chemical change remains constant. तो हम बोल सकते हैं कि जो केमिकल चेंज हो रहा है उसमें जो वेट का चेंज आ रहा है बच्चों वो कैसा है, कांस्टेंट। फिजिकल चेंज के अंदर भी यही था कि जो आपका सब्सटेंस है, जो प्रोडक्ट जो सब्सटेंस है जिसके अंदर चेंज हो रहा है उसका वेट, जैसे एप्पल का एग्जांपल दिया था, उसका वेट भी क्या था आपका, कंजर्व ही था, वो कम ज़्यादा नहीं हो रहा था। यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं हम, कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। यहाँ हम जो एक्स्ट्रा चीज़ें बनी है ना एज ए प्रोडक्ट, उनका वेट अगर टोटल ऐड कर दें तो क्या होगा, आपके वेट इक्वल होगा। क्लियर है। आगे देखिए, द केमिकल चेंज इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। तो सीधी सी बात है, केमिकल चेंज जो होगा बच्चों कैसा होगा, परमानेंट होगा और इरिवर्सिबल होगा। लाइक एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, द शुगर विच हैज़ डिकम्पोज्ड ऑन हीटिंग टू फॉर्म कार्बन एंड स्टीम विल नॉट चेंज टू शुगर ऑन कूलिंग। तो अगर मैं वापस चाहूँ इससे शुगर बनाना तो बन जाएगी क्या, नहीं बनेगी। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो चेंज है वो कैसा होगा, परमानेंट होगा और जनरली इरिवर्सिबल होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, ड्यूरिंग केमिकल चेंज
एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और गिवन आउट। हाँ बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो है केमिकल चेंज जो होगा उसमें क्या होगी, या तो एनर्जी दी जाएगी या एनर्जी ली जाएगी। अभी शुगर का एग्जांपल हमने देखा तो उसमें हम हीट कर रहे थे, इसका मतलब एनर्जी दे रहे थे। तो किसी भी सब्सटेंस को या किसी रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसको अगर उस सिस्टम को, किसी सिस्टम को अगर हम एनर्जी देते हैं और उसमें अगर केमिकल चेंज आ रहा है ना बच्चों, एनर्जी अगर हम एंटर करवा रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं तो एंटर करवा रहे हैं, तो बच्चों उस प्रोसेस को कहा जाता है एंडोथर्मिक। देखो EN से याद रखो बच्चों, यहाँ पर EN मीन्स एंडोथर्मिक। समझ रहे हो कि अगर किसी सिस्टम को हम एनर्जी दे रहे हैं तो इसका मतलब वो सिस्टम में एनर्जी ऐड हो रही है, एनर्जी ऐड होगी तो इसका मतलब प्रोसेस कैसा होगा बच्चों, एंडोथर्मिक। और सिस्टम अगर आपको एनर्जी दे रहा है एज अ प्रोडक्ट, सिस्टम एज अ प्रोडक्ट आपको एनर्जी दे रहा है, इसका मतलब एनर्जी क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है। एनर्जी क्या कर रहा है बच्चों, एग्जिट कर रहा है। तो EX से याद रखो बच्चों, वो कैसा होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। कैसा होगा बच्चों, एक्सोथर्मिक। EN मीन्स एंडोथर्मिक, EX मीन्स एक्सोथर्मिक। एग्जिस्ट मतलब रिलीज हो रही है, एंडोथर्मिक मतलब एंटर हो रही है, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहा है बच्चों, जो केमिकल चेंज होगा वो एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, यानी एनर्जी जो है रिलीज भी हो सकती है और एनर्जी ऐड भी हो सकती है। तो the various atoms in chemical compound are joined by attractive forces commonly called bonds. The making or breaking of the bond always requires exchange of energy. Thus some amount of heat is either absorbed or given out during chemical changes. तो एटम, सीधी सी बात है, एटम्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, है ना। तो एनर्जी देंगे तो इसका मतलब वो कैसा होगा, एंडोथर्मिक। और कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, रिलीज होगी तो कैसा होगा आपका, एक्सोथर्मिक। जैसे फिजिकल चेंज के अंदर कुछ एग्जांपल्स थे, वैसे ही कुछ एग्जांपल आपके केमिकल चेंज के हैं बच्चों, लाइक बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। मैग्नीशियम रिबन्स को, अगर मैग्नीशियम के रिबन आते हैं बच्चों, मैग्नीशियम क्या है आपका, मेटल है, ठीक है। मैग्नीशियम को अगर मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करता हूँ, हीट कर रहा हूँ बच्चों, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, जो डेजलिंग वाइट लाइट, मतलब बिल्कुल एकदम चमकीली, बिल्कुल वाइट लाइट। डेजलिंग वाइट लाइट का मतलब आपने देखा होगा, एक्सपेरिमेंट किए होंगे आपने स्कूल में, तो बिल्कुल देखा होगा डेजलिंग वाइट लाइट के साथ, तो बिल्कुल एकदम शाइनिंग वाली, जिसको हम कंटिन्यूसली देख नहीं सकते, है ना। डेजलिंग वाइट लाइट के साथ क्या होगा, मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न ऐसे ही नहीं होगा, उसको हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो जो फॉर्मेशन होगा बच्चों एज अ प्रोडक्ट, तो यहाँ पर देखिए ये तो क्या हुआ है बच्चों, रिएक्टेंट, और ये जो बना है ये क्या है आपका, प्रोडक्ट। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही एग्जांपल है आपके पास, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड इन अ फ्लेम ऑफ बंसन बर्नर। अब जो बर्नर हम काम लेते हैं वो क्या है, बंसन बर्नर बताया इसके बारे में आपको। इट कैचेज फायर एंड बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो रिएक्शन बेसिस पे देखो, इक्वेशन बेसिस पे यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg+O2। Mg+O2 बच्चों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन फॉर्म में यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो सीधी बात है, लोहे पर जंग लगना, ये भी क्या है, एक तरह से केमिकल चेंज ही। अब ये लोहे पर जंग लगता क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आयरन, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और वाटर मॉलिक्यूल्स ये भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ये तीनों रिएक्ट करके बच्चों क्या बनाते हैं आपके, वाटर वेपर्स। हाँ, वाटर वेपर्स ये पूरा नाम है। आयरन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, ये तीनों आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं बच्चों, रस्ट बनाते हैं, ठीक है। रस्ट का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं Fe2O3.XH2O। बर्निंग ऑफ एलपीजी, हमारे घरों में जो एलपीजी के सिलेंडर्स आते हैं बच्चों, उसके अंदर भी क्या है, जो गैसेज हैं, है ना, उनका कंबशन हो रहा है। अगर वो जलेंगी तो वो भी क्या है, एक तरह का केमिकल चेंज। बर्निंग से रिलेटेड जितने भी चेंजेस होते हैं वो सारे क्या हैं, केमिकल चेंज के अंदर ही आते हैं। व्हेन एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज बर्न्ड, इट बर्न्स विद अ pale blue flame and liberated colorless gas carbon dioxide along with steam। तो ब्यूटेन, एलपीजी प्लस ऑक्सीजन, एलपीजी के अंदर ब्यूटेन मिक्स होती है, ब्यूटेन गैस होती है, ठीक है। तो क्या बनाएगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर।
ये भी कैसा चेंज है बच्चों आपके पास, केमिकल चेंज है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं केमिकल चेंज के। बर्निंग ऑफ फूड और चारकोल, केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड, हाँ ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। हमारी बॉडी के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर जो फूड का डाइजेशन हो रहा है वो भी क्या है, एक तरह का केमिकल चेंज ही है। क्यों? क्योंकि जो आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह ये सब आपस में केमिकली रिएक्ट करके हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ प्रोडक्ट, और उस एनर्जी की वजह से हम कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, काम कर सक रहे हैं। तो वो भी क्या है, एक तरह का केमिकल चेंज ही है। फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस, गोबर गैस जिसको बोलते हैं, ये भी एक केमिकल। रस्टिंग ऑफ आयरन, अभी भी देखा हमने। बर्निंग ऑफ कैंडल्स, बर्निंग ऑफ कैंडल्स के अंदर जो आपकी विग है ना वो बर्न हो रही है, वो क्या है आपका मेल्टिंग ऑफ एक्स, तो क्या है आपका फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ कैंडल की बात करें तो केमिकल चेंज। कडलिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही का जमना, ये भी क्या है आपका केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ पेट्रोल और डीजल। रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, हाँ ये जो फल वगैरह पकते हैं ना, ये भी कैसा है, एक केमिकल चेंज है। नेक्स्ट लास्ट है बच्चों आपके पास फिजिकल और केमिकल चेंज में डिफरेंस, तो इसको फटाफट रिवाइज कर देते हैं। फर्स्ट अगर बात करूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक स्टेट, टेक्सचर, कलर, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, सॉल्युबिलिटी, इन सब में चेंज आता है तो क्या होगा आपका फिजिकल चेंज होगा। केमिकल चेंज की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों क्या होगा केमिकल चेंज में, इन द स्टेट, टेक्सचर, कलर, इन सब में तो चेंज आएगा ही आएगा। कलर, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज में, कलर में, स्टेट में, इसके अलावा मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज या हम बोल सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनके अंदर भी चेंज आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड की, अगर क्या लिखा हुआ है, द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस रिमेन अनअल्टरेट आफ्टर द फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज आने के बाद जो आपका सब्सटेंस है उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जो है सेम रहेगी, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन केमिकल चेंजेस के अंदर क्या होगा, द सब्सटेंसेस कंप्लीटली चेंजेस, जो सब्सटेंस होगा आपका वो कंप्लीटली क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसमें क्या होगा, नो न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। जबकि केमिकल चेंजेस में क्या होगा, ऑलवेज अ न्यू सब्सटेंस formed. There is no change in weight if a substance is undergoing a physical change, इसमें weight में कोई change नहीं आएगा। Similarly there is always a change in apparent weight. apparent weight मतलब मैंने बताया था, हम बोल सकते हैं कि उसमें जो है इमेजिनरी वेट या आभासी भार जो है उसका चेंज होता है, लेकिन एक्चुअल में जो है अगर उसको कंडीशन, जैसे स्टीम का एग्जांपल लिया था, कार्बन और स्टीम का वेट ऐड करें तो वो किसके इक्वल आएगा, शुगर के इक्वल आएगा। तो यही लिखा, देयर इज ऑलवेज अ चेंज इन अपरेंट वेट ऑफ सब्सटेंस व्हेन इट अंडरगोज अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट है एनर्जी चेंज में और मे नॉट अकर ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज, यानी फिजिकल चेंज के अंदर हम बोल सकते हैं एंडोथर्मिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन इस केस में क्या होगा, देयर इज ऑलवेज अ नेट एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक वाला केस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, ये कैसा होता है, टेम्परेरी होता है, और जनरली कैसा होगा बच्चों, रिवर्सिबल। अगर इसकी बात करें तो बच्चों ये कैसा होता है, परमानेंट होता है, और जनरली कैसा होता है, कैन नॉट बी रिवर्स, इट्स मीन इरिवर्सिबल। तो ये कैसे चेंज हो गए बच्चों, फिजिकल एंड केमिकल। इनके अलावा बच्चों कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आपको और याद रखने हैं। जैसे मैं बात करूं, कुछ फिजिकल चेंजेस ऐसे भी होते हैं जो रिवर्सिबल नहीं होते हैं। जो रिवर्सिबल, भाई जनरली जो है, जनरली हमने बातें की कि जो फिजिकल चेंज है वो कैसे होता है, रिवर्सिबल। लेकिन कुछ फिजिकल चेंज ऐसे भी होते हैं जो जनरली कैसे होते हैं, रिवर्सिबल नहीं होते, लेकिन होते फिजिकल चेंज है। जैसे हम बात करें ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की हाइट बढ़ रही है या हमारी हाइट बढ़ रही है ना, एज के अकॉर्डिंग हमारी हाइट बढ़ रही है, हम लंबे होते जा रहे हैं। चेंज तो कैसा है, फिजिकल चेंज है ना, हाइट के अंदर चेंज आ रहा है तो फिजिकल, लेकिन वापस छोटे हो सकते हैं क्या, बोनापार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप तो ठोक पीट के हमें छोटा कर दो, वैसे नहीं होना छोटा। लेकिन हम वापस, हमारी जो है इनिशियली हम छोटे नहीं हो सकते, लेकिन हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है, रिवर्स तो नहीं हो सकते, लेकिन चेंजेस आ रहे हैं, तो वो कैसे होंगे बच्चों, फिजिकल चेंज में ही आएगा। प्लांट्स की हाइट बढ़ती है, ग्रोइंग ऑफ हाइट, हमारी हाइट बढ़ रही है, ये सब किस में आएगा, फिजिकल चेंज। तो कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सारा बच्चों ऑल ओवर मैटर था हमारा, किससे रिलेटेड, मैटर से रिलेटेड। मैटर जो है हमने पढ़ा, मैटर का फर्स्ट पार्ट, मैटर का सेकंड पार्ट, मैटर से रिलेटेड जितने भी चीज़ें पढ़ी अच्छे से देखिए, अच्छे से करिए। और ये आपका मैटर से रिलेटेड लास्ट टॉपिक था, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो मैटर से रिलेटेड जितनी बातें हैं बच्चों आज कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट क्लास जो भी होगी हमारी, उसमें हम डिस्कस करेंगे हमारा न्यू चैप्टर। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, बाय।